हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 लंबाई एवं गति। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब अपन शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि आपके मापन स्केल के सिरे टूटे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, लंबाई का अनुमान लगाना चाहिए। बी, माप शुरू करने के लिए स्केल पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सी, टूटे हुए सिरों का अनदेखा करेंगे। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी, माप शुरू करने के लिए स्केल पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं? तो सामान्य स्केल या डिजिटल स्केल या उभरे चिन्ह वाला स्केल या समान मापन वाला स्केल। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सी, उभरे चिन्हों वाला स्केल। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। एक घुमावदार रेखा को मापने के लिए धागे का उपयोग करने के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए? एक, सीधे पैमाने पर धागे की लंबाई मापेंगे। या बी, धागे को काटें। या सी, धागे को कॉलम के निशान से लगाएं। या डी, धागे को फिर से वस्तु के चारों ओर लपेटें। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों एक, सीधे पैमाने पर धागे की लंबाई को मापेंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। आप और आपके मित्र कबड्डी कोर्ट के लिए रेखाएं कैसे खींचेंगे? पहला ऑप्शन है दूरियों का अनुमान लगाकर। बी ऑप्शन है संदर्भ बिंदु का उपयोग करके। या सी, अपने कदमों का प्रयोग करके। या डी, अपने हाथों की चौड़ाई का उपयोग करके। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों संदर्भ बिंदु का उपयोग करके। अब हम बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। जब हम चलती बस में होते हैं और बस में अन्य यात्रियों को देखते हैं तो हम उनकी गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चों वे गति में हैं। दूसरा, वे आराम कर रहे हैं। या तीसरा, वे कूद रहे हैं। या डी, वे सो रहे हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा वे आराम कर रहे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। गणतंत्र दिवस आयोजन के समय छात्रों ने विद्यालय की सजावट के लिए विद्युत बल्ब को लड़ी लगाई और उन्होंने लड़ी की आवश्यकता लंबाई का मापन निम्न में से किसकी सहायता से किया होगा? पहला ऑप्शन स्केल से। सेकंड ऑप्शन है बी, लचीले मापन फीते से। या सी, पेंसिल से। या डी, कदमों की माप से। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों लचीले मापन फीते से, यानी कि बी ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पर इंडिया गेट दिखा रहा है और देखो दिल्ली की दूरी 0, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो उपरोक्त चित्र में किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहा है। तो इस परिस्थिति के लिए संदर्भ बिंदु कौन सा होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ए, दिल्ली से 0 किलोमीटर है। अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। स्केल पर माप पढ़ते समय आपकी आंख किस स्थान पर होना चाहिए? पहला ऑप्शन है निशान के बाईं ओर। सेकंड ऑप्शन है निशान के दाईं ओर। या थर्ड ऑप्शन है निशान के ठीक ऊपर। या फिर फोर्थ ऑप्शन है निशान के नीचे। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा सी, बोले तो निशान के ठीक ऊपर। तो ठीक है बच्चा पार्टी, हमने यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट किए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, करेंगे। अब देखते हैं पहला प्रश्न। 1 इंच में खाली स्थान सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 2.54 सेंटीमीटर। दूसरा है वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में कौन सी गति होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आवर्ती गति। प्रश्न तीसरा, बोतल के वक्र भाग की लंबाई मापन हेतु खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों धागा। चौथा है लंबाई का ऐसा ही मात्रक खाली स्थान होता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों मीटर। फिर पांचवा, 1 मिलीमीटर बराबर खाली स्थान सेंटीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 0.1 सेंटीमीटर। छठवा है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो तब उसकी गति खाली स्थान कहलाती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा वृत्तीय गति। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। हेलो बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। दृष्टिबाधित व्यक्ति लंबाई का मापन कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों दृष्टिबाधित व्यक्ति उभरे अंक वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिनको स्पर्श करके पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न का उत्तर समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। क्या 2 शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई और मोबाइल के मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा?
यदि नहीं तो इस लंबाई और मोटाई को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग करेंगे? तो बच्चों इसका उत्तर होगा नहीं। उपरोक्त दोनों को मापने के लिए मीटर सुविधाजनक नहीं होगा, क्योंकि रेल की पटरी की लंबाई हम किलोमीटर से नापेंगे और मोबाइल की मोटाई को हम सेंटीमीटर से नापेंगे। क्योंकि रेल की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, और मोबाइल की मोटाई पतली है तो इसलिए अपन सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 है, अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखिए। तो बच्चों मेरे दोस्त की लंबाई 125 सेंटीमीटर है, तो मीटर स्केल में होगा 1.25 मीटर और मिलीमीटर स्केल में होगा 1250 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है, ये हरदीप और दीपा पार्क में खेलने के लिए गए थे, तो दीपा ने एक पाइप पर रस्सी के बंधे झूले पर झूला और हरदीप मैरी गो राउंड झूले पर घूमने लगा। हरदीप और दीपा के द्वारा होने वाली गतियों के नाम लिखकर हमको उनके एक एक उदाहरण लिखना है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों दीपक के द्वारा पाइप पर झूला झूलना दोलन गति का उदाहरण है। इसका अन्य एक उदाहरण होगा लोलक की गति। और अब हरदीप के द्वारा झूलने पर कौन सी गति होगी? तो पता है उसके घूमने की वृत्तीय गति होगी। और इसका एक और उदाहरण है घड़ी की सुई की गति करना। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 7 पे। निम्न स्थितियों में गति का नाम लिखना है। तो पहला है पेड़ से फल गिरना, कौन सी गति होगी? तो पता है ये सरल रेखीय गति होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, और दूसरा होगा कि दीवार घड़ियों में सुई की गति कौन सी होगी? तो पता है क्या होगी? वृत्तीय गति होगी बच्चों। हाँ, तो बच्चा पार्टी अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 8 पे। संदर्भ बिंदु से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों इसका क्या उत्तर होगा? जब किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी निश्चित बिंदु या निम्न बिंदु के सापेक्ष किया जाता है तो इस बिंदु को ही संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक 9 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने हेतु हाथ, पैर, अंगुली आदि से मापन की बजाय मानक इकाइयों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो पता है इसका उत्तर क्या है बच्चों? मानव शरीर के अंग भिन्न भिन्न माप के होते हैं, तो उनके द्वारा मापी गई लंबाई भी कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी। जबकि जो मानक इकाइयों का माप होता है वो अधिक सटीक होता है और एक जैसा होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। हाँ, तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मीटर का क्या महत्व है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा मीटर अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में लंबाई मापने का आधार इकाई है जो पूरे विश्व में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है और यह माप का एक समान तरीका प्रदान करता है, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में महत्व मिला है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। एक घुमावदार रेखा की लंबाई को सही तरीके से कैसे माप सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, एक घुमावदार रेखा की लंबाई को लचीले धागे, फीते या रस्सी के उपयोग करके मापा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 12 पे। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कह रहा है? निम्न को मापने की इकाइयाँ क्या होगी? जैसे दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी को नापना है तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों किलोमीटर। सिक्के की मोटाई को नापना है तो क्या इस्तेमाल करें? मिलीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। और रबड़ की लंबाई नापना है तो उसके लिए हम करेंगे सेंटीमीटर का। और यदि हमें स्कूल के मैदान की लंबाई नापना है तो पता हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मीटर स्केल। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। हाँ, तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 है, मीटर स्केल की सहायता से लंबाई मापते समय बरती जाने वाली 2 सावधानियां लिखना है। तो बच्चों इसके होंगे निम्नलिखित सावधानियां बरतना चाहिए। तो पहला है कि दूरी का प्रारंभिक बिंदु मीटर स्केल के 0 से मेल खाना चाहिए और दूसरा होगा आंख को बिंदु के अनुरूप रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 14 है, क्या आप कुछ ऐसी वस्तु के बारे में सोच सकते हैं जो एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती है? और गति के हमको प्रकार भी लिखना है। तो बच्चों हाँ, ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो एक से अधिक प्रकार की गतियां प्रदर्शित करती हैं, जैसे कि किसी साइकिल की गति, रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों का उदाहरण होगा। और जो झूलता हुआ लोलक है दोलन गति और आवर्त गति का भी उदाहरण होगा। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चा पार्टी अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 15 पे। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कह रहा है?
वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीले मापने वाले फीते को क्यों पसंद किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि फीते का लचीलापन परिधि के सही और सटीक माप देता है और परिधि के चारों ओर लपेटने में आसानी होती है। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। जब आप अपने और अपने दोस्त के हाथों की लंबाई की तुलना करते हैं तो आप और आपके दोस्त के परिणाम के बारे में क्या पाते हैं? जब मैं अपने स्वयं के और अपने दोस्त के हाथों की लंबाई की तुलना करता हूं तो पाता हूं कि दोनों के हाथ की लंबाई भिन्न भिन्न है और मेरा हाथ दोस्त के हाथ से बड़ा है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। जब कोई वस्तु दिशा बदले बिना सीधी रेखा में चलती है तो उसे किस प्रकार की गति कहते हैं? इस गति के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर होगा किसी वस्तु की दिशा बदले बिना सीधी रेखा में चलना सरल रेखीय गति का उदाहरण, जैसे फल का वृक्ष से नीचे गिरना। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 18 पे। अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए और कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर से, कुछ को सेंटीमीटर, कुछ को मीटर में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमें एक तालिका दी गई है। तालिका में एक तरफ लिखे हैं लंबाई की उपयुक्त मात्रा और दूसरी तरफ लिखना है मापनीय वस्तु। पहला दिया मिलीमीटर, तो इसको पता है हम किस में नापेंगे? मोबाइल हुआ, कागज की सीट की मोटाई, इनकी मोटाई को हम मिलीमीटर में। सेंटीमीटर में पता किसको? पेन, टीवी, कॉपी की लंबाइयों को। और मीटर में कपड़े, कमरे और इमारत की ऊंचाइयों को। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो प्रश्न 19 है, 3 छात्रों ने अपनी कक्षा की लंबाई को मापी और अपने माप बताइए और उनके मापन के अलग अलग थे। उनके मापों के अंदर के संबंधित कारण क्या थे? ठीक है बच्चों, अब हमें इसका उत्तर इस प्रकार है। हाँ तो बच्चों, इसके उत्तर हैं 3 छात्रों के मापों के मान में अलग अलग होने के प्रमुख कारण निम्न। उन्होंने कमरे की लंबाई का माप अपने हाथ, पैर या अंगूठे से नापा होगा। या दूसरा, उन्होंने माप की भिन्न यूनिट जैसे सेंटीमीटर, मीटर आदि का प्रयोग किया होगा। या तीसरा, फीता से नापने में त्रुटि कर दी होगी। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 20 क्या कह रहा है कि एक घुमावदार रेखा की लंबाई मापने के लिए धागे का उपयोग करने की प्रक्रिया का हमको वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। उत्तर होगा, सर्वप्रथम हम घुमावदार रेखा के ऊपर सावधानी से धागा रखते हैं। अब रेखा के अंत बिंदु तक धागा रखकर उस पर निशान लगाते हैं और आप साधारण स्केल से निशान तक धागे की लंबाई को नापते हैं। मापी गई यह लंबाई उस घुमावदार रेखा की लंबाई है। इसे हम सेंटीमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं या मीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्रमांक 21 है, संदर्भ बिंदु की अवधारणा किसी वस्तु की स्थिति का सटीक वर्णन करने में कैसे मदद करती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, संदर्भ बिंदु किसी वस्तु की स्थिति का सटीक वर्णन करने में मदद करता है क्योंकि यह एक स्थिर गाद बिंदु होते हैं जिसके सापेक्ष किसी भी वस्तु की स्थिति को मापा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 22 कह रहा है, आपने आसपास की वस्तु को देखिए और 5 गतिशील वस्तुएं और 5 ऐसी वस्तु लिखें जो विराम अवस्था में है और सूची बनाना है। इन विराम अवस्था वाली वस्तुओं की गति बनाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, इसके लिए हम बनाएंगे, एक बीच से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक तरफ लिखेंगे गतिशील वस्तुएं, दूसरी तरफ लिखेंगे विराम वस्तुएं। सड़क पर चलती हुई कार, ये गतिशील में आएगी। सड़क घूमते बच्चे, और तीसरा होगा दौड़ता हुआ घोड़ा। चौथा, कक्षा में घूमते बच्चे, और 5वां, कक्षा में घूमते शिक्षक। ठीक है बच्चों, अब हम विराम अवस्था वाली वस्तुओं को देखते हैं। तो पहला होगा खुला हुआ दरवाजा, दूसरा होगा टेबल पर रखी पेंसिल, तीसरा होगा कक्षा में रखी टेबल, और चौथा होगा घर में रखी कार, 5वां होगा टेबल पर रखा पेन। तो ठीक है बच्चों, ऐसे आप खुद स्वयं से भी कर सकते हैं गतिशील वस्तुएं और विराम अवस्था वाली वस्तुओं के उदाहरण। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। तो पता है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 23 क्या है? प्रयोजन कार्य के रूप में है, तो हम इसको प्रोजेक्ट कार्य बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों परियोजना कार्य पहला है प्रोजेक्ट 1। आपके परिवेश में अपने वृत्ति गति और दोलन गति होते हुए कहाँ कहाँ देखा है? प्रत्येक के 5-5 उदाहरण लिखना है। तो बच्चों, वृत्ति गति के उदाहरण होंगे पंखे पर घूमना, मैरी गो राउंड, तीसरा है साइकिल का पहिए का घूमना, चौथा है उपग्रह के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, 5वां है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है बच्चों, और दोलन गति के उदाहरण होंगे पेंडुलम की गति, दूसरा झूला का आगे पीछे झूलना, तीसरा ध्वनि की तरंगे, चौथा गिटार के तारों का कंपन, और 5वां
तार वाला स्प्रिंग। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रोजेक्ट 2 की तरफ। अपने कोई 10 सहपाठियों की ऊंचाई को मीटर पैमाने से मापिए तथा निम्न तालिका को पूर्ण करिए। तो बच्चों हमने इसके लिए एक तालिका बनाई है जो अभी आपके सामने आएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इस तालिका को। हाँ तो बच्चों तालिका इस तरीके से है। एक तरफ लिखा है सहपाठी का नाम, दूसरे कॉलम में है लंबाई मीटर में और तीसरे सेंटीमीटर में। जैसे मेरे दोस्त हैं रोहन, निकिता, सुमित, रिंकी, पुलकित, पलक, श्रेया, सोहन, बल्लू, सूरज। उनकी लंबाई है 1.23, 1.40, 1.25, 1.20, 1.24, 1.3 1.30, 1.29, 1.31, 1.36। ये सब लंबाइयाँ मीटर में। सेंटीमीटर के लिए लास्ट वाले कॉलम में जैसे 123 सेंटीमीटर, 140 मीटर, 125 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 129, 131 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा तो प्लीज़ आप बताइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। और आप कमेंट भी करिए, इससे मुझे बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, पार्टी बाय टाटा।